गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था और इसी क्लास में भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि उसमें दो तरीके हैं आपको हल करने के। इसमें आपके पास दो तरीके हैं, जिसमें मैंने पहला तरीका आपको बता दिया, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सिंपल पड़ता है, तो मैं वो तरीका भी बताना चाहूँगा। दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया वो किताब में है नहीं, कुछ बोलेंगे सर जो पढ़ाया वो समझ नहीं आया। तो जो सबसे सिंपल तरीका है, जो मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, वैसे मेरा हिसाब नहीं होता है ना हिसाब केवल फिजिक्स का होता है, लेकिन हम फॉर्मूले यूज करके आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा, जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको निकालने के लिए हमने ये माना कि मूल बिंदु O पर जेड एक्स के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है और इसके केंद्र से कोण फाई बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमने इससे पिछली क्लासों में पढ़ लिया था कि एक द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो रहता है फाई बराबर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहां P बराबर Q इंटू डी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यदि विद्युत द्विध्रुव प्रेक्षण बिंदु P x z तल में स्थित है, तो अर्थात बिंदु P x z तल में स्थित है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप देखिए, हमारे पास एक सिंपल एक डायग्राम है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर वो z एक्स है, ये x एक्सेस है। यहाँ पर बिंदु P लिया है जिसके निर्देशांक x और z है कार्तीय निर्देश में। लेकिन यही निर्देशांक यदि आप पोलर निर्देशांक में बात करो तो r और थीटा है। r क्या है? बिंदु O से P की दूरी, और थीटा क्या है? z एक्स के साथ कोण। z एक्स के साथ क्या है? कोण है। तो हमें दो चीजें होती हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, दो चीजें होती हैं, एक r और एक थीटा। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो r थीटा फाई रहेगा। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो r थीटा और फाई रहेगा। और इसमें हमारे पास पोलर में क्या होता है? r थीटा होता है। ये 2 डायमेंशनल होता है, स्पेरिकल 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पर p x z है, यहाँ पर y नहीं ले रहे क्योंकि जो डायपोल है वो केवल सिंपल z एक्स पे रखा गया, इसलिए हमने केवल दो ही अक्ष लिए हैं, x और z लिए। अब मैंने आपको ये कहा था कि जो पोटेंशियल है, जो विद्युत विभव निकाला था, वो निकाला था फाई बराबर kp एंड कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, किसकी? विद्युत विभव की। जब हमारे पास विद्युत विभव है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से? रिलेशन से, संबंध से। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें संबंध पता है, और वो क्या होता है? तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं, आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए ना, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और पोटेंशियल के अंदर एक रिलेशन होता है, जिसको आप लिखते हैं इस तरह से। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फाई से लिखूंगा, ये आता है। लेकिन यहाँ के बाद हमने आगे आपको एक तरीका बता दिया था, जो दूसरा तरीका है जो सरल है, वो आज हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर शुरू से फाई जो है वो है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें बहुत कुछ पता है, हम सब जानते हैं ना, और वो है E इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट फाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में ये एक संबंध होता है, जिसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। लेकिन इस संबंध में एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि जो ग्रेडियंट की वैल्यू है ये दो तरीके से आती है। पहला, हम बात करें कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, और दूसरा ये होता है पोलर में, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक में। दो तरीका है। कार्तीय निर्देश तंत्र में आप पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप
एंड डेल अपॉन डेल जेड एंड फाई। और यदि आप इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाना चाहते हो तो आप इसके साथ माइनस लगा देंगे बस। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आप ध्रुवीय निर्देशांक की बात करेंगे तो आपके पास वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मिलेगी ग्रेडियंट का फाई, और ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू होती है वो रहेगी यहाँ पर आर कैप, आई जे के कैप नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है आर कैप एंड डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर एंड डेल अपॉन डेल थीटा और साथ में फाई, ये रहता है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। यहां पर समस्या क्या होती है कि हमारे पास जो फाई की वैल्यू है, ठीक है ना, विभव का जो मान है वो है हमारे पास के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर फाई की वैल्यू दे रखी है अपन को। अब ये वैल्यू दे रखी है तो जब इससे सोल्व करते हैं तो हमने क्या किया था, कोस थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू को एक्स वाई जेड में लिखा, वो मान यहाँ पर रखे, फिर उनका समाकलन किया, फिर हमने वैल्यू निकाली। तो यहाँ पर वैल्यू रखना भी टेढ़ा है, थोड़ा लंबा पड़ता है, फिर उसमें जो समाकलन करते हैं वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है और गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा है और आर है, और यहाँ पर इस ग्रेडियंट में थीटा आर के बीच में ही है ग्रेडियंट, तो ये सबसे सरल पड़ेगा। कैसे? अब हम इसको पहले पढ़ चुके हैं और आज हम इसको सोल्व करेंगे। आज हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास है E इज इक्वल टू ये रहेगा हमारे पास माइनस का आर कैप एंड डेल अपॉन डेल आर, माइनस तो सबके साथ है, प्लस थीटा कैप अपॉन आर एंड डेल अपॉन डेल थीटा एंड फाई। ये थीटा है, ये थीटा। ठीक, आप सिंपल फाई का मान यहां रख देंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस आर कैप एंड ई आर प्लस थीटा कैप एंड ई थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पर ई आर की जो वैल्यू होगी वो रहेगी डेल फाई अपॉन डेल आर, और ई थीटा की जो वैल्यू है वो रहेगी डेल फाई अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर। ये रहते, या तो आप इनको अलग अलग सोल्व कर लीजिए, तो आपने इक्वेशन दे चुके हैं किसको, 1 हो गई, 2 हो गई, और ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा, इसको आप 5 दे देंगे, इसको आप 6 दे देंगे, और समीकरण नंबर 5 को पहले सोल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास ई आर ई थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि ये रही और ये रही। इसमें फाई का मान रख देंगे, इसमें फाई का मान रख देंगे, समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे, मान आ जाएगा। तो ई आर जो है वो है डेल अपॉन डेल आर, और हमारे पास है फाई का जो मान है वो क्या है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है, आर का आर के सापेक्ष अवकलन करना है तो सिंपल अवकलन हो जाएगा। तो ई आर की जो वैल्यू मिलेगी -2 के पी और कोस थीटा अपॉन में आर क्यूब। इक्वेशन नंबर आपके पास 7 आ जाएगी। और सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे इसको भी, ठीक है ना, और इसको कैलकुलेट करें, मैं इधर ही कर देता हूं, देखो इसको भी। ई थीटा जो है वो मिलेगा आपको 1 अपॉन आर इंटू डेल अपॉन में डेल थीटा, और फाई का जो मान है वो रखेंगे, वो है के पी और कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। उसमें हमारे पास एक्स वाई जेड के सापेक्ष करना था, 3 अवकलन करने थे, फिर उसमें भी थोड़ी उलझन भरा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा का करेंगे तो सिंपल क्या रहेगा, ई थीटा जो है वो रहेगा माइनस का 1 अपॉन के पी, तो के पी ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा माइनस, मैंने लगा दिया पहले, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन आर और आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब आ जाता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 नंबर दे देंगे, ठीक है। समीकरण 7 और समीकरण 8 से हम मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 के अंदर माइनस आर कैप ई आर प्लस थीटा कैप ई थीटा, समीकरण नंबर 4 में दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि ई का जो मान है वो माइनस आर कैप इंटू ये वैल्यू रखेंगे तो -2 के पी एंड कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है, प्लस दूसरा वैल्यू क्या है थीटा कैप, और ये है इंटू माइनस
के पी और साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ये आता है दोनों में। तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, उसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, और ये जो माइनस है ना ये दोनों के साथ है। तो आपके पास फाइनली ई का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आर कैप एंड 2 KP एंड कोस थीटा अपॉन आर क्यू प्लस और थीटा कैप एंड KP एंड साइन थीटा अपॉन आर क्यू। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, किसके कारण? एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी द्विध्रुव कारण। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना बहुत छोटा प्रोसेस, सिंपल आपको क्या करना है, ग्रेडिएंट की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपल आपको ग्रेडिएंट लेना है। ये फाई की वैल्यू रही, इसमें आपको ये करवा दिया मैंने, ये लेना है, ये लिया, वैल्यू रखी, और सिंपल छोटा छोटा आपको अवकलन करना है। अवकलन करते ही वैल्यू आएगी, वैल्यू रख दो, आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। एक सेकंड रुकना, बीच में लाइट चलेगी थोड़ी, मैंने सोचा शायद सिस्टम बंद नहीं हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। अब आप इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, तो हम इसका रिजल्टेंट भी निकाल के दिखाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणाम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो रहेगा ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। तो देखिए ई का जो मान आएगा वो आपके पास, अपन क्या करते हैं इधर स्क्वायर कर लेते हैं और ई आर थीटा का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर की पावर 6 प्लस ये कितना आएगा k स्क्वायर पी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यू, ये आता है। अब देखिए आप ई स्क्वायर कितना जाएगा, k स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6, ये 6 हो जाएगा ना, को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ओपन कर लीजिए, तो ये मिलेगा आपको ई स्क्वायर कटा देंगे, अंडर रूट ले लीजिए पूरे का, तो ये रहेगा हमारे पास के पी अपॉन आर की पावर 3 और यहाँ पर रहेगा आपके पास 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ये रहेगा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू और ये रहेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 की पावर 1/2। यह आपके पास क्या आएगा परिणाम। वैसे मैं आपको अगला जो टॉपिक है वो दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने पिछली क्लास में सोल्व किया था, आर की कोस थीटा की वैल्यू रख करके, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन किया, हमने ई एक्स का मान निकाला, फिर हमने ई वाई का जो मान था वो ये ई वाई का मान निकाला, और उसके बाद हमने ई जेड का मान निकाला ये रहा, और फिर हमने यहाँ पर रिजल्टेंट निकाला इनका सबका। ये ई जेड की वैल्यू आ गई, ये ई फाई की वैल्यू आ गई, सबका मान रखा, ये रिजल्टेंट था। और रिजल्टेंट आने के बाद आप देख सकते हैं जो रिजल्टेंट आया है वो ये आया, और जो मैंने सोल्व किया है वो भी रिजल्ट ये आया। सेम प्रोसेस अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला सेम लगाया है लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं। तो कोऑर्डिनेट चेंज करने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो बच गया है मैं उसको और सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनल हमारे पास वैल्यू आई है, अपन वही चलते हैं जहाँ पर पहले थे, ठीक है। तो अपन थे यहाँ पर थे, ठीक। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, पहली और दूसरी। और पहली दूसरी क्या होती है, एक तो होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। दो स्थितियां होती हैं, आपको दे रखा है इस तरह से, ये कोण दे रखा है थीटा और ये दे रखा है जेड। अक्षीय का मतलब यहां पर, यानी थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 0 और इसका मतलब होता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बस इतना फर्क है। इसमें आप एक बार कोस 0 रखेंगे, कोस 0 रखेंगे तो आपके पास ई कितना मिलेगा, ई देखिए कितना मिलेगा, यहां पर है के पी अपॉन आर क्यू, और यहां पर देखेंगे आप
3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा है। एक मिनट को, यहाँ पर गड़बड़ हुई ना, ये +1 आएगा आपके पास, -1 +1 आएगा ना। अब देखिए, तो यहाँ पर आपके पास cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 तो इंटू 3, 3 + 1 कितना 4 की पावर कितना आ जाएगा 1/2, 4 की पावर 1/2 मतलब 2। तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, E = KP/R³ इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 की पावर 1/2 कितना आएगा, √1, तो ये बच जाएगा, 1 आ जाएगा। आप देखिएगा, तो यहाँ पर मिलेगा E अक्षीय स्थिति के लिए 2KP/R³, ये बचता है। और यहाँ पर क्या बचता है, E निरक्षीय स्थिति के लिए KP/R³, जबकि हमारे पास जो पोटेंशियल था वो अक्षीय स्थिति के लिए आया था, निरक्षीय के लिए कितना आया था, 0 आया था। मैं यहाँ पर विभव भी निकालना चाहूँगा कि फाई अक्षीय जो है वो हमारे पास आया था कितना, KP/R², और जो फाई निरक्षीय स्थिति के लिए था वो हमारे पास कितना था, 0 था। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।